गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आपको जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा गैलीलियन रूपांतरण के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता तो वह देखने वाले को सदैव एक ही स्थान पर दिखाई देता है और ऐसा कण स्थिर अवस्था में कहलाता है। परंतु यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो और देखने वाले को वो भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई दे तो कण गति की अवस्था में कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कण की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो विराम अवस्था और एक गति की गत्यावस्था। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं सापेक्ष होती हैं, अर्थात जो प्रेक्षक है या कोई अन्य पिंड है उसके सापेक्ष ही इनको ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे निर्देश तंत्र काम में आते हैं। तो निर्देश तंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे? यह वह पिंड या निकाय होता है जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। उसी के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये जो कण है वो गतिमान है या स्थिर है। अब हम इस निर्देश तंत्र को पढ़ने से पहले हमने निर्देशांक पद्धति पढ़ रखी है। उसमें से एक निर्देशांक पद्धति है हमारी कार्तीजीय निर्देशांक पद्धति। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्तीजीय निर्देशांक पद्धति को ऐसी एक सरलतम प्रणाली माना जाता है क्योंकि इस प्रणाली में निर्देश तंत्र के सभी गुण विद्यमान होते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये तीनों ही एक बिंदु पे आके मिलते हैं जिसको हम मूल बिंदु ओ कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। तो ये कार्तीजीय निर्देशांक पद्धति को हम एक सरलतम निर्देश तंत्र मान सकते हैं। सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे कि जो कण है उसकी स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो कण की स्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो स्थिति सदिश द्वारा, दूसरा निर्देशांकों द्वारा। अब यहाँ चित्र में दिखाए अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा जो कण है वो माना P बिंदु पर बैठा हुआ है। तो जब किसी बिंदु या कण की स्थिति P को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से मिलाने वाली रेखा से बनने वाले सदिश OP द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इस सदिश को स्थिति सदिश कहा जाता है और इसे R वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर किसी कण P की स्थिति से XYZ अक्ष से बने तलों पर यदि लंब डाला जाए तो उनकी लंबों की लंबाइयों द्वारा भी कण की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं और इन लंबाइयों को बिंदु P के निर्देशांक भी कहते हैं। अतः अगर हम स्थिति सदिश की बात करें तो OP स्थिति सदिश है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? XI प्लस YJ प्लस ZK, जहाँ X, Y और Z जो है वो हमारा क्रमशः X, Y और Z पर डाले गए लंबों की मूल बिंदु से दूरी है। तो OP को हमने कहा है कि हम R से व्यक्त करते हैं, तो सामान्यतः हम R बराबर XI प्लस YJ प्लस ZK लिखते हैं और मूल बिंदु O से P की जो दूरी है या उसका परिमाण माने वो हमारा होता है √x² प्लस y² प्लस z²।
अब हम पढ़ेंगे कि निर्देश तंत्र के प्रकार क्या क्या हैं। तो सामान्यतः निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं उसको हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, यदि बाह्य बल के अनुपस्थिति में वस्तु की गति त्वरण रहित हो तो उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इनमें खास बात यह होती है कि इन निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियमों का पालन होता है। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल न लगने की स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति स्थिर अथवा त्वरण रहित दिखाई दे उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए हम ये देखते हैं कि माना किसी कण पर यदि कोई बाह्य बल ना लगे तो F क्या होगा। F होगा F, हमें पता है F इज इक्वल्स टू m d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर होता है जो कि त्वरण है। यदि बाह्य बल ना लग रहा हो तो F क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चूंकि हर कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है तो m 0 नहीं हो सकता, अतः उसका त्वरण 0 होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका जो वेग है वो नियत होगा। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। इस प्रकार बाह्य बल के अनुपस्थिति में वस्तु का वेग नियत रहता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे क्या हो गए, वह तंत्र हो गए जो न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियमों का पालन करते हैं, जिसमें यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसकी जो गति है वो त्वरण रहित होगी अगर वो गतिमान है, यदि वो स्थिर है तो वो स्थिर ही दिखाई पड़ेगा। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जिनमें जड़त्व के नियम, जो न्यूटन के जड़त्व के नियम है, उनका पालन नहीं होता। यानी उनमें यदि किसी कण की गति मतलब किसी कण पर बाह्य बल ना लग रहा हो तब भी उसकी गति त्वरित दिखाई पड़ती है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है, यदि निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूमते हैं तब इनके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल के अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की गति अपने स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णनी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। यही कारण है कि पृथ्वी पर स्थिर प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन वेग से उत्पन्न त्वरण के अत्यधिक न्यून होने से पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र व्यवहारिक रूप से जड़त्वीय होते हैं। अब हम इनको बेहतर तरीके से पढ़ने से पहले हमारे को निर्देशांक रूपांतरण के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। निर्देशांक रूपांतरण किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के बीच संबंध दर्शाने वाले संबंध होते हैं। ये समीकरण होते हैं, इसलिए इनको रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो अब ये जो रूपांतरण समीकरण है इनको हम गणितीय रूप से समझ सकते हैं। तो इनके लिए हम अलग अलग रूपांतरण समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले स्थानांतरीय निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण कैसे बनाई जाती हैं, इसके लिए हम माना एक फिगर लिया है। अब इस चित्र में अगर हम देखें तो हमारे को दो निर्देश तंत्र, दो कार्टेशियन निर्देश तंत्र दिखाई दे रहे हैं, S व S डैश। एक का मूल बिंदु O है और दूसरे का O डैश है।
और अक्ष क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। और जो हमारा कण है वो P बिंदु पर रखा हुआ है। तो अब हम इसमें मान लिया कि S व S डैश दो निर्देश तंत्र हैं। इनके मूल बिंदु O व O डैश है। इन मूल बिंदुओं पर प्रेक्षक स्थित है और O डैश पर प्रेक्षक का तंत्र S के मूल बिंदु O पर प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन r0 है। यदि किसी कण P का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश r है तो निर्देश तंत्र S डैश में उस कण का स्थिति सदिश r डैश होगा। तो हम इस यहाँ पर हमने ये मान लिया कि ये दोनों ही निर्देश तंत्र स्थिर हैं और इन दोनों के जो मूल बिंदु हैं उनके बीच की दूरी नहीं बदल रही, तो वो फिक्स r0 है। ऐसी स्थिति में यदि हम r डैश का मान निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एक त्रिभुज का नियम लगाएंगे, जो सदिश त्रिभुज सदिश का नियम है उसके आधार पर क्या होता है, जो r है वो किसके बराबर होगा? r डैश प्लस r0, या हम कहें कि वो होगा r डैश बराबर r माइनस r0। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष, तो हमारे को ये निम्न समीकरण मिलती है dr डैश अपॉन dt बराबर dr बाई dt माइनस dr0 बाई dt। अब चूंकि r0 जो है वो दो मूल बिंदुओं के बीच की दूरी है और जो अपरिवर्तित है, नियत है, इसलिए dr0 बाई dt 0 हो जाएगा। अतः dr डैश बाई dt बराबर dr बाई dt हो जाएगा। dr डैश बाई dt को हम u डैश लिख लें और इसको हम u लिखें तो u डैश बराबर u होगा। तो इस प्रकार केवल स्थानांतरीय निर्देश तंत्र S डैश में कण की स्थिति भिन्न प्रेषित होगी, परंतु उसका वेग व त्वरण निर्देश तंत्र S में मापित मानों के समान ही प्राप्त होंगे। ये एक मुख्य वो परिणाम निकलता है कि जब कोई दो निर्देश तंत्र हैं जो कि स्थिर हैं लेकिन उनके मूल बिंदु किसी एक निश्चित दूरी से अलग अलग है, ऐसी स्थिति में किसी कण पर प्रेक्षित उसके स्थिति के मान भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर दोनों ही तंत्रों में मापे गए वेग व त्वरण समान होंगे। अब हम अगर ये मान लें कि निर्देश तंत्र जो है वो अब गतिशील है, तो गतिशील है तो हमने ये वही पहले वाला ही हमने चित्र ले लिया, लेकिन अब हमने ये मान लिया कि S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारा S के सापेक्ष गतिमान है v वेग से, और t बराबर 0 पर दोनों ही निर्देश तंत्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं और बाद में t समय पश्चात वह इस स्थिति में पहुंचते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि t समय पश्चात अगर v वेग से चल रहा है कोई निर्देश तंत्र, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा? v इंटू टी दूरी तय कर लेगा। अतः r0 यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? v इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो जो पूर्व में हमने समीकरण लिखी थी r डैश बराबर r माइनस r0, वो हमारी अब हो जाएगी r माइनस वी टी। पुनः इसका समाकलन करें तो क्या होगा? अब dr डैश बाई dt बराबर, अब यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता, अब ये क्या हो जाएगा? dr0 बाई dt v के बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी? u माइनस वी, या हम यो कहें u डैश बराबर u माइनस वी। अब हमारी समीकरण आ गई। पुनः अगर हम उसका अवकलन करें तो हमारे को त्वरण प्राप्त होगा a डैश, लेकिन a डैश में वेग क्योंकि नियत है इसलिए ये अब मान 0 हो जाएगा। अतः हमारे पास क्या आ जाएगा? a डैश बराबर a। इस प्रकार एक समान आपेक्षीय स्थानांतर गति में स्थिति व वेग क्रमशः भिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन त्वरण अपरिवर्तित रहेगा।
अब हम एक दूसरी चीज़ करेंगे कि निर्देश तंत्र, अभी हम उनमें स्थानांतरीय गति करा रहे थे, लेकिन यदि अगर दो निर्देश तंत्र एक दूसरे से किसी कोण से झुके हुए हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया है, तो क्या होगा। तो इस चित्र में हमने ये देखा है कि एक ऐसे निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु O है, और S डैश दूसरा निर्देश तंत्र है, उसका भी मूल बिंदु O है, लेकिन S और S डैश जो है उन दोनों के बीच में कोण थीटा है। तो ऐसे में हमारे पास एक कण है जो कि P बिंदु पे बैठा हुआ है। तो S निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसके निर्देशांक होंगे x, y। हम ये मान लेते हैं यहाँ पे सरलता के लिए z और z डैश जो है वो संपाती हैं। तो दिए गए चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि लंब डालते हैं P से x और y अक्ष पे भी और x डैश और y डैश अक्ष पे भी। तो उस आधार पर हम चित्र के अनुसार देख सकते हैं x जो है वो PB बराबर OA के बराबर होगा, y जो है वो PA बराबर OB के बराबर होगा। एक अन्य निर्देश तंत्र PA बराबर OB के PA बराबर OB के बराबर होगा। इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया। एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश ले लिया और उसके सापेक्ष हमने निर्देशांक x डैश y डैश z डैश माने हैं। तो x डैश का मान होगा PD बराबर OC, y का मान होगा PC बराबर OD का, और z और z डैश हमने संपाती मान लिए हैं। अब इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बिंदु A से हम एक लंब डालते हैं AF जो कि PD पे लंब डलता है। अब अगर हम चित्र में त्रिभुज OAE को देखें तो OAE के अंदर क्या होगा, OAE प्लस EOA दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल OAE और EAP ये भी हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो उस आधार पर हमें क्या पता चलता है कि EOA बराबर EAP होगा। तो अतः हमारा ये एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब ये थीटा एंगल के आधार पर अगर हम त्रिभुज OAE में देखें cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा OE बराबर OE अपॉन OA। इस आधार पर हम ये लिख सकते हैं OE बराबर OA cos थीटा। OA क्योंकि x के बराबर है इसलिए इसको हम लिख लेंगे x cos थीटा। इसी त्रिभुज से साइन थीटा भी निकालेंगे जो कि होगा AE अपॉन OA। ठीक है, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा AE बराबर x साइन थीटा। अब इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम दूसरा समकोण लेंगे FAP। अब इसके अंदर हमारे को पता है कि FAP जो है वो थीटा कोण है। इस आधार पर हम cos थीटा निकालेंगे, जिससे हमारा cos थीटा निकालेंगे और AF जो होगा वो y cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसी त्रिभुज से साइन थीटा भी निकालेंगे, जिससे हमें PF प्राप्त होता है y साइन थीटा। अब हम x डैश, चित्र में x डैश देखेंगे तो हमारा x डैश जो है वो हमारा वास्तव में किसके बराबर है, x डैश जो है वो हमारा PD के बराबर है, और PD हमारा PF प्लस FD के बराबर है। जो FD है वो हमारा OE के बराबर है, दिखाए चित्र में दिखाए अनुसार। तो ये हमने PF प्लस OE लिख
दिया। अब हम इन सब के मान रख देंगे तो हमारे पास x डैश का मान आता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा। इसी प्रकार से हम y डैश भी निकालेंगे जो कि आता है y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो इस प्रकार ये दोनों ही x चौथी इक्वेशन और पांचवी इक्वेशन दोनों ही हमारी एक झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब हम एक नई डेफिनेशन लेंगे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है या एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। इस संबंध द्वारा दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण के अन्य भौतिक राशियां जैसे वेग, त्वरण, बल आदि के संबंध रूपांतरण संबंध ज्ञात कर सकते हैं। गैलीलियन रूपांतरणों में एक मूल कल्पना निहित है। ये बहुत ही विशेष है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। गैलीलियन रूपांतरणों में एक मूल कल्पना निहित है कि किसी घटना का समय t निर्देश तंत्र पर आश्रित नहीं होता, अर्थात सब निर्देश तंत्रों में t का मान समान रहता है। ये इस गैलीलियन रूपांतरण की विशेषता है। इसमें t नहीं बदलेगा, अलग अलग निर्देश तंत्र में और सभी मान बदल जाएंगे लेकिन t नहीं बदलेगा। अब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में अगर हमारे को स्थिति का रूपांतरण करना है तो स्थिति का रूपांतरण का मतलब ये है कि हमारे को एक कण की स्थिति एक निर्देश तंत्र में पता है और दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम उसको निकालना चाहते हैं, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो मान लो अपने पास एक निर्देश तंत्र कुछ ऐसे पहले के भांति ही दिया हुआ है, S और S डैश निर्देश तंत्र है और उनकी हमारा जो स्थिति सदिश है जहाँ पर कण बैठा हुआ है वो R और R डैश है दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष। तो अगर हम पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखें तो क्या लिख लेंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ i j के एकांक सदिश हैं। अब प्रारंभ में हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों निर्देश तंत्र हैं वो एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। तो अगर एक दूसरे पर संपाती हैं और हम ये मान ले t बराबर 0 पे तो वो संपाती हैं, लेकिन नियत वेग v से गति कर रहा है तो हमारे को मालूम है कि t समय पश्चात वह vt दूरी तय कर लेगा। तो इस आधार पर हमने जैसे पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही हम r डैश जो है वो हमारा r माइनस vt हो जाएगा। हमें पता है v को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, v को भी हम तीन घटकों में विभक्त मान सकते हैं, vx i प्लस vy j प्लस vz k। अगर हम इन घटकों के आधार पर लिखें तो r डैश को हम लिख सकते हैं x डैश i प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के इक्वल टू बराबर का चिन्ह लगा के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के इंटू टी। अगर हम आई जे के गुणांकों की तुलना करें तो एक्स डैश का मान हमारा निकलता है एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश का मान निकलेगा वाई माइनस वी वाई टी और z डैश का मान निकलेगा z माइनस वी जेड टी। ये तीनों ही समीकरण हमारी कार्तीय निर्देशांक तंत्र में कण की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। पर इसमें हमने क्या माना है, सबसे पहला केस हमने ये माना है कि प्रारंभिक अवस्था में दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे पे संपात।
अब अगर हम ये माने कि प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रारंभ में ही हो सकता है वह एक निश्चित दूरी से अलग अलग हों। तो हमने ये मान लिया कि दोनों संपाती तो नहीं है, लेकिन दोनों के जो मूल बिंदु हैं उनके बीच में जो दूरी है वो r0 है प्रारंभ में t बराबर 0 पे, और फिर उसके बाद समय के साथ वो v वेग से s डैश फ्रेम गतिमान हो गया और t समय पश्चात वह एक नई स्थिति में पहुंच गया। ऐसी स्थिति में इसमें भी हम वही त्रिभुज नियम के आधार पर निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम चित्र में ध्यान से देखें तो r वेक्टर किसके बराबर होगा, r0 प्लस वी प्लस r डैश के बराबर होगा। इस प्रकार से अगर हम r डैश निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, r माइनस r0 माइनस वी। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा स्थिति के रूपांतरण समीकरण निकल गई। अब इस स्थिति के रूपांतरण समीकरण का अगर हम समय के सापेक्ष अवकलन करते तो हमारे को वेग का रूपांतरण प्राप्त होगा। तो देखो, इसमें जो समीकरण है उसमें हमने वेग का अब करा, तो इसमें r0 तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो निश्चित दूरी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल v डैश बराबर स्मॉल v माइनस कैपिटल V, जहाँ पर V जो है वो वेग है जिससे निर्देश तंत्र गतिमान है। इसी प्रकार इसका पुनः अगर हम अवकलन करेंगे तो हम त्वरण के रूपांतरण समीकरण भी निकाल पाएंगे। पुनः अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है हमारे को, क्योंकि V एक कैपिटल V जो है वो नियत है, इसलिए पुनः अवकलन करने पर dv डैश अपॉन dt बराबर dv बाई dt प्राप्त होता है, या हम यूँ कहें a डैश बराबर a प्राप्त होता है। तो उपरोक्त समीकरण से हमें ये पता चलता है कि निर्देश तंत्र के नियत वेग से गति करने पर त्वरण का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यदि P पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो दोनों ही तंत्रों में त्वरण शून्य होगा। इस प्रकार के नियत वेग से गतिशील तंत्रों में जड़त्व का नियम सदैव लागू रहता है, वैध रहता है। इसे त्वरण का गैलीलियन का निश्चितता का नियम भी कहते हैं। सारांश था, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष यदि कोई अन्य निर्देश फ्रेम नियत वेग से गति कर रहा है तो वह भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम ही होगा। ये हमारे को इससे कंक्लूड होता है, यानी दो निर्देश तंत्र, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिमान है, कोई निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिमान है तो वह भी अब हम इसके अंदर नया रूपांतरण समीकरण निकालेंगे जो है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, वही दो निर्देश तंत्र ले लिए S और S डैश, और दो बिंदु ले लिए P और Q। तो S निर्देश तंत्र के सापेक्ष दोनों बिंदुओं के जो स्थिति सदिश है वो क्रमशः R1 व R2 है। इस आधार पर अगर हम विस्थापन निकालें PQ तो वो वही त्रिभुज के नियम से D जो है वो किसके, PQ बराबर अगर D हो मान ले तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 माइनस R1 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें और उसमें भी हम दो स्थिति सदिश लें R1 डैश और R2 डैश, और PQ का हम स्थिति विस्थापन निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती थे और t समय पश्चात S डैश की ये स्थिति प्राप्त होती है और वो नियत वेग v से गतिमान है। तो O से t समय पश्चात उसकी जो दूरी होगी वो होगी v इंटू टी।
इस आधार पर हमारे जो पूर्व की जो गणना है उसके आधार पर हम R1 डैश का मान लिख सकते हैं R1 माइनस वी टी, और R2 डैश का मान जो है वो हम लिख सकते हैं R2 माइनस वी टी। तो अब हमको एस डैश फ्रेम में निकालना है पी क्यू, तो वो हम कैसे, चित्र में दिखाए अनुसार त्रिभुज नियम लगा के हम निकाल सकते हैं। डी जो है वो R2 डैश माइनस R1 डैश होगा। तो समीकरण दो ऊपर, लेकिन हमने R2 डैश और R1 डैश ऊपर निकाले हुए हैं, उनके मान रख देते हैं और उसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है डी डैश जो है वो R2 माइनस R1 के बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब डी डैश बराबर डी, या हम यूँ कहें कि P व Q का जो के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो दोनों ही निर्देश तंत्र में समान प्राप्त हुई। तो इस प्रकार दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी गैलीलियन रूपांतरण में अचर रहती है। यह नियम विस्थापन के गैलीलियन निश्चितता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले पर हम ये भी मान सकते हैं, मान लो कोई एक छड़ी है, तो उसकी भी दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो हमारी अचर रहती है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो हमारे नियम है, संरक्षण नियम है, क्या वो गैलीलियन रूपांतरण में वैध रहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले संवेग संरक्षण सिद्धांत की बात करते हैं। हमें मालूम है संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि यदि दो कण, उसको सामान्यतः हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं और वह s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 व u2 वेग से गतिमान है, और टकराने के पश्चात वह v1 व v2 वेग से गति करने लगते हैं। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि प्रारंभिक संवेग जो है वो अंतिम संवेग के बराबर होना चाहिए, और इसको हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक इसी प्रकार अगर हम एस डैश फ्रेम की बात करें, जो कि एस डैश फ्रेम को हम ये मान के चल रहे हैं कि वो v वेग से, नियत वेग से s निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान है, तो हम ये मान लेते हैं कि उन्हीं दो कणों का जो वेग है वो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 डैश व u2 डैश दिखाई देता है प्रारंभ में, और टक्कर के पश्चात उनका वेग v1 डैश व v2 डैश हो जाता है। तो हम अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि संवेग संरक्षित रहता है गैलीलियन रूपांतरण में, तो इसके लिए जरूरी क्या होना चाहिए, जो एस डैश फ्रेम में टक्कर से पूर्व संवेग है जो कि m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश है, और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश है, दोनों समान होने चाहिए। अब हमने अभी पूर्व में गैलीलियन रूपांतरण में हमने u का रूपांतरण समीकरण पढ़ा है, तो हम उसी को उपयोग में लेते हैं और उसके अंदर हम u1 v1 u2 v2 के मान निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम उपरोक्त जो दो समीकरण है उसमें u1 और u1 v1 u2 v2 के मान रख देते हैं ऊपर वाली समीकरण में, समीकरण 50 में, और उसको हल करते हैं। हल करने के बाद हम ये पाते हैं कि जो हमारी जो समीकरण है वो क्या आती है, m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश बराबर m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो इससे ये पता चलता है कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं गैलीलियन रूपांतरण में संवेग सदैव संरक्षित रहता है। इसी प्रकार अब हम एक और इसमें कर सकते हैं बल का रूपांतरण।
क्योंकि हमने प्रारंभ में ये सिद्ध कर दिया था कि गैलीलियन रूपांतरण में हमारा जो त्वरण है वो हमेशा समान रहता है। तो अगर हम दोनों तरफ m से गुणा कर दें तो बल भी दोनों में समान रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैलीलियन रूपांतरण है समीकरण होती हैं उनके अंदर बल भी दोनों में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में मापित कण पर लगाए गए बल का मान समान होता है और यह बल के गैलीलियन निश्चलता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और नियम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम ये जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि हाफ m1u1 प्लस हाफ m2u2 जो है वो हाफ m1v1 प्लस हाफ m2v2 प्लस एडिशनल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के बराबर होता है यदि दो कणों के बीच में टक्कर वाला ही उदाहरण हम लें। तो ये हमारा ये समीकरण हमारी अगर हम ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही मानते हैं और हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये समीकरण जो है इसके अंदर u1 u2 v1 v2 के स्थान पर u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश अगर सिद्ध हो जाए तो इसका मतलब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लगाने के बाद भी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसके लिए पुनः हम वही प्रारंभ में जो हमने u1 u2 v1 v2 के मान लिए थे वो हम इसके अंदर लगा देंगे और इनको हल करेंगे। हल करने के बाद एक हम इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हम जब हल करते हैं तो हमारे पास एक एडिशनल टर्म आती है। वो एडिशनल टर्म होती है एक राइट हैंड साइड में तो आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 करके आ जाएगी और दूसरी तरफ आ जाएगी m1v1 प्लस m2v2। लेकिन ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए ये संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और हमारा ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि ऊर्जा हमारी गैलीलियन रूपांतरण संबंध में भी संरक्षित रहती है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित होता है। इस प्रकार इन स्लाइड्स में हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों को विस्तार से पढ़ा है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इनके उपयोग, व्यवहारिक उपयोग क्या है वो पढ़ेंगे और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।